हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम अब आज से डिस्कस करेंगे कापलान के एग्जाम किट के क्वेश्चंस, सेक्शन ए। ठीक है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, देखो हमने कई चैप्टर पढ़ लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड पॉलिसी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और रेशो। अब इन सब चीज़ों के जो मिक्स क्वेश्चंस है ना, जैसे कैपिटल बजटिंग के अलग क्वेश्चंस थे, बिल्कुल मिक्स थे ना, तो हमने वो सारे एग्जाम किट के क्वेश्चंस 4-5 चैप्टर्स के एक साथ लिए। ऐसी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के भी 5-6 चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ लिए एग्जाम किट के। अब ऐसे ही ये सारे चैप्टर्स है ना, फाइनेंसिंग रिलेटेड है। ठीक है। आप रेशोज के फिर भी कम आएंगे क्वेश्चंस, मेनली इन 4 चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो ये वाला वीडियो आप तभी देखिए जब ये 4-5 चैप्टर आपके क्या है, रिवाइज है, पढ़ रखे हैं और रिवीजन है। ठीक है। साथ में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जैसे पुराने चैप्टर के तो आ ही जाएंगे, जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर के पी फैक्टर वगैरह, वो सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो तो सब तो आपके काम में आई जाएंगी यहाँ पे ना। हमेशा ध्यान रखना, ये जो एग्जाम किट के क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन जैसे होते हैं काफ़ी हद तक, है ना। और एग्जाम्स में आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन सीधे होते हैं, बाकी कई क्वेश्चंस में वर्ड गेम होता है, मीन्स लैंग्वेज का खेल होता है। ठीक है। तो लैंग्वेज कई बार स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है उधर, है ना। बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, 90% क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। 100% किसी से सही नहीं जाते, तो उधर तक कभी पहुंचने की कोई दिक्कत भी नहीं है। 90% भी अगर ठीक हो गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। सारे अभी आप इतने सारे क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे तो आपके 100% तो बिल्कुल नहीं सही जाने वाले, ये तो कंफर्म है। हाँ, 90% या 80 to 90% भी पहुंच गए, वही फर्स्ट टाइम में, तो अपने आप को बहुत एक तरीके से अप्रिशिएट करना आप अपने आप को कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। क्लियर क्या? और कम आए तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। पहली बार में बहुत स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कम आते हैं। क्लियर? चलो अब हम चालू करते हैं बिना ज़्यादा बातें करें। क्वेश्चंस वैसे ही करने हैं, सब पढ़ चुके हो, बस केवल आपको खुद को अटेम्प्ट करके पहले देखने हैं, फिर आपको वीडियो से मेरे क्वेश्चन करना है। मतलब पॉज करते जाओ, आंसर खुद करते जाओ। द इक्विटी शेयर ऑफ नाइस पीएलसी हैव अ बीटा वैल्यू ऑफ 0.8, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6% एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम 4%, टैक्स रेट 30% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर्स। क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए आपसे क्या पूछ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है, वो भी CAPM मेथड से, है ना। तो CAPM मेथड में क्या होता है, वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया था इस RM माइनस RF को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है। टैक्स रेट का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में टैक्स की कोई छूट मिलती नहीं है। बीटा उस प्रोजेक्ट का बीटा होता है जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है, और रिस्क फ्री रेट है 6। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, लकी मानना अगर आ जाए तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। 9.2%। ठीक है। अगले स्लाइड पे आंसर दे रखा है, तो आप जब भी पढ़े तो इसी PPTs को रेफर कर लो, बहुत है ना, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम किट अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। Which of the two following statements are correct? Bonus issue can be used to raise equity finance. New equity finance गलत है। बोनस शेयर से कोई पैसा नहीं आता, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं। एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल। ठीक है। तो कोई पैसा बोनस शेयर से नहीं आता है। बोनस शेयर मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, कि रिजर्व एंड सरप्लस को उठा के शेयर कैपिटल में बदल दिया। A share repurchase scheme can increase both earning per share and gearing. अब ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। शेयर रीपर्चेज स्कीम मतलब बायबैक। अब कंपनी ने अगर खुद के शेयर खरीद लिए, कम हो जाएंगे, मतलब इक्विटी शेयर कंपनी के अब जो कंपनी ने इशू कर रखे थे, तो नंबर ऑफ शेयर कम होने से क्या होता है, अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज कर जाती है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली बढ़नी ही है। ठीक है। EPS तो बढ़ेगी ही। दूसरी बात क्या बोल रहा है, गियरिंग बढ़ जाएगी। गियरिंग मतलब क्या होता है, डेप्ट। ठीक है। मतलब
कंपनी में लोन बढ़ जाएगा। अब सोचो जब इक्विटी शेयर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली डेप्ट का प्रपोर्शन कंपनी में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सोचने वाली बात है, अगर इक्विटी शेयर कंपनी के कम हो गए तो डेप्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट पूछे हैं, कौन सा सही है। MM आर्ग्यू दैट फाइनेंसिंग डिसीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिविडेंड डिसीजंस। क्या MM इस तरीके से आर्ग्यू कर रहा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजन से? सोचो एक बार, आगे पढ़ो, चलो ऑप्शन आप, अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आपको, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये तो ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए इन दोनों में, तो यहाँ पे तो आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। शेयरहोल्डर यूजुअली हैव पावर टू इंक्रीज डिविडेंड एट द AGM ऑफ द कंपनी। अब आपको ये पता होगा कि भाई डिविडेंड कैसे शेयरहोल्डर इंक्रीज कर देंगे। ये तो डिविडेंड देना तो इक्विटी, जब शेयरहोल्डर बोला है तो इक्विटी की बात कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी में, कंपनी की जब AGM होती है तो या तो शेयरहोल्डर उस डिविडेंड को अप्रूव कर सकते हैं जो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है, या फिर चाहे तो कम करवा सकते हैं, ठीक है, बढ़वा नहीं सकते। क्लियर क्या? तो ये आंसर, ये पॉइंट गलत है। क्लियर क्या? तो ऑफरिंग न्यू शेयर फॉर अ टेंडर में मीन दैट नॉट इनफ फंडिंग इज रेज फ्रॉम द न्यू इशू। अब आप सोचो कि अगर नए शेयर जैसे एक फिक्स प्राइस से इशू कर सकते थे और एक टेंडर से, में मीन दैट नॉट इनफ फंडिंग इज रेज फ्रॉम द न्यू शेयर इशू। अब इसमें क्या होता है, बिडिंग होती है, ठीक है। टेंडर के अंदर क्या होती है, बिडिंग होती है। एक तो फिक्स प्राइस होता था और एक टेंडर होता है। बिडिंग में क्या है कि हर कोई अपनी बोली लगाता है, प्राइस लगाता है कि मैं ये शेयर 100 में खरीदूंगा, कोई बोलेगा नहीं 80 में खरीदूंगा, कोई बोलेगा 70 में खरीदूंगा। अब सोचो अगर कोई पर्सन कम की बिडिंग लगा देता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर कोई बिडिंग नहीं आई है, कंपनी सोच के चल रही थी मान लो 100 पर शेयर मिल जाएगा, लेकिन किसी पर्सन ने 70 की बिड लगा दी और उसके ऊपर कोई लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब कंपनी की जो सोच है उससे कम फंडिंग रिसीव होगी नहीं होगी कंपनी को? बिल्कुल होगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, बी और ई करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो MM आर्ग्यू दैट फाइनेंसिंग डिसीजन इज मोर देन डिविडेंड डिसीजंस, ये भी गलत पॉइंट है। फाइनेंसिंग डिसीजन लोन लेने का डिसीजन, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी याद करो। MM की थ्योरी डिविडेंड डिसीजन में क्या कहती थी कि डिविडेंड डिसीजन क्या है, इररिलेवेंस है, मीन्स डिविडेंड बांटो या नहीं बांटो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन MM की थ्योरी विदाउट टैक्स, अगर आपको याद हो विदाउट टैक्स, तो वो क्या बोलती थी, स्टार्टिंग वाली जो थ्योरी थी कि फाइनेंसिंग डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, WACC हर जगह पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों थ्योरी मतलब क्या है, सेम बात कर रही है। हाँ, अगर आप सोचोगे नहीं फाइनेंस, ये MM की थ्योरी विद टैक्स बात कर रही है, ठीक है, विद टैक्स में तो होता है कि WACC कम कर सकते हैं, 99.99% तक आप डेप्ट ले सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। और फिर अगर ऐसा होता, अगर आप इसको विद टैक्स मान लेते तो इस क्वेश्चन में 3 सही आंसर हो जाते, B, C और E, क्योंकि B और E तो ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है ना। तो वो इस क्वेश्चन में केवल 2 ही करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो वो B और E होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ऐसे सोच के करना पड़ेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 कंपनीज आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर विच आर एज फॉलोज, ठीक है। क्या है, सबका देखो डेप्ट और इक्विटी का रेशो अलग अलग है। जैसे सबसे कम डेप्ट कौन सी कंपनी में है, सबसे कम है A में, फिर ज़्यादा डेप्ट कौन सी कंपनी में है, C में, फिर उससे ज़्यादा डेप्ट कौन सी में है, D में, और फिर सबसे लास्ट में ये। डेप्ट कैसे पता लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं डेप्ट इक्विटी रेशो दे रखा है, ये इससे पता लग रहा है मेरे को डेप्ट किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 30% डेप्ट सबसे कम होता है, फिर 35% डेप्ट, फिर 80% डेप्ट, और फिर 60% डेप्ट, और फिर 80% डेप्ट। अब इनका इक्विटी बीटा दे रखा है। इक्विटी बीटा क्या होता है बताओ? इक्विटी बीटा मतलब कि कंपनी, क्योंकि लीवर्ड कंपनी है, ठीक है, तो लीवर्ड कंपनी अगर आपको याद हो तो टर्म, उसके लिए इक्विटी बीटा यूज करते थे, है ना।
और एसेट बीटा जो अनलीवर्ड कंपनी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये टर्म्स है, आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते कि इक्विटी बीटा मतलब लीवर्ड कंपनी की बात कर रहा है, और चारों की चारों लीवर्ड कंपनी देखो क्योंकि सब में डेप्ट है। अब आप है ना ये छोड़ो, ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो ऊपर वाला हिस्सा देखो केवल आप, है ना, अभी अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम बीटा किसका होगा तो आप क्या बोलोगे? ए का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस कंपनी में डेप्ट सबसे कम होता है वो कंपनी रिस्की भी कम होती है, तो सबसे कम बीटा ऑब्वियसली ए का होगा। फिर सबसे ज़्यादा बीटा किसका होगा? बी का होगा। ठीक है, आप देखो जैसे ए का बीटा इस क्वेश्चन में गिवन है 0.89, ठीक है, तो ए का बीटा है 0.89 का, और डी का बीटा कितना है? 1.22 का। डी का बीटा है 1.22। अगर आप ऐसे ही देख लो, इन दोनों में ही देख लो कि ए का बीटा है 0.89 क्योंकि इसमें 30% डेप्ट है, और डी का बीटा है 1.22 क्योंकि देखो इसमें 60% डेप्ट है। मतलब जिसमें डेप्ट ज़्यादा है उसमें बीटा ज़्यादा होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक है या फिर कोई केवल कोइंसिडेंस है, ये एक प्रूव्ड थ्योरी है भाई। जिसका डेप्ट ज़्यादा होगा उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, तो बीटा भी ऑब्वियसली क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये कुछ पूछ रहा है कि भाई किसका डेटा किधर रेंज में आएगा, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन पढ़ लो, देखो पहले, बीटा ऑफ बी एंड बीटा ऑफ सी आर हायर देन 1.22, बीटा ऑफ बी इज बिलो 0.89 एंड बीटा ऑफ सी इज इन द रेंज ऑफ 0.89 to 1.22, बीटा ऑफ बी इज अबव 1.22 एंड सी इज इन द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, बीटा ऑफ बी इज इन द रेंज ऑफ दिस एंड सी इज हायर देन 1.22। आप इस क्वेश्चन को अगर सरल तरीके से करना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल, तो आप मेरी तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। बीटा ऑफ ए देखो, ए का बीटा कितना है? 0.89 है। ठीक है, क्योंकि इसमें 30% डेप्ट है, मतलब ये सबसे कम बीटा वाला होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा रैंक में? सी। सी का बीटा सी का डेप्ट कितना है? इधर लिखता हूं ना, सी का डेप्ट कितना है? सी का डेप्ट है 35%। फिर किसका नंबर आएगा? ए सी। फिर अपने पास नंबर आएगा डी का। डी में कितना डेप्ट है? 60% का। डी का बीटा गिवन है 1.22 का। और फिर लास्ट में किसका नंबर आएगा? बी का। बी का अपने पास है 80%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो वापस से, बीटा ऑफ बी एंड सी आर बोथ हायर देन 1.22। अब ऊपर देख लो आप, ऊपर इस डायग्राम से आपको आसानी से पता लग जाएगा, क्या बी और सी का दोनों का बीटा 1.22 से ज़्यादा है? नहीं तो भाई सी का बीटा बीच में होगा, फिर डी का 1.22 है और बी का 1.22 से ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बीटा ऑफ बी इज बिलो 0.89, तो देखो ये तो पहला पॉइंट ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 0.89 से कम तो किसी का बीटा ही नहीं है, क्योंकि सबसे कम रिस्की कंपनी इसमें ए है, 30% जो डेप्ट लेके बैठी है, तो ये भी गलत हो गया। बीटा ऑफ बी इज अबव 1.22, तो ये बात तो सही है, बीटा जो है बी का वो 1.22 से ज़्यादा है। और बीटा ऑफ सी इज इन द रेंज ऑफ 0.89 to 1.22, और सी का बीटा जो है वो इस रेंज में है, तो देखो सी बीच में ही तो आता है इन दोनों के, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बीटा ऑफ बी इज इन द रेंज ऑफ 0.89 to 1.22। ठीक है, बी का बीटा ऐसा है क्या इनके बीच में है क्या? नहीं, बी का बीटा तो 1.22 से भी ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, तो आंसर शुड बी सी। आप बिल्कुल इस आराम से इस चीज़ से निकाल के कर सकते हो, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कैलकुलेटर लेके बैठ गए और सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, केवल लॉजिकली सोचोगे और केवल ये चीज़ याद है आपको कि बीटा जो होता है वो उस कंपनी का ज़्यादा होता है जिसमें डेप्ट ज़्यादा होते हैं, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसर्निंग प्रॉफिट आर करेक्ट? प्रॉफिट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट बताओ जो करेक्ट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट द सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। डिफरेंस पता है आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में? अपने कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कभी आपने F2 F5 में पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं पढ़ा तो।
अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब जो P&L से अपन निकालते हैं नॉर्मली, ठीक है। और एक मतलब उसमें क्या है, सारे के सारे कैश खर्चे वगैरह जो भी है सारे एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या है, जैसे जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसमें से कुछ ऐसे एक्सपेंस भी लेस करते हैं जो रियल में अपने खर्च नहीं होते, ठीक है। उसे आप कभी सुना हो आपने वर्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, या आपने एक वर्ड सुना हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सुना ही होगा। अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना, उसमें से अगर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस कर दी तब जाके इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा। मतलब क्या, समझना। देखो, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं 1 लाख रुपए साल के कमाता हूं, ठीक है ना। और उस 1 लाख को कमाने में मेरा सीधा सीधा 60,000 का खर्चा हो जाता है, गुड्स वगैरह परचेज करना मतलब। तो 40,000 का मेरा अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर मान लो मैं बिजनेस नहीं करता, तो कहीं पे नौकरी करता, और मैं अगर जॉब करता तो मेरे को 10,000 की सैलरी मिल जाती, बट वो सैलरी नहीं मिल पाई, ठीक है। वो सैलरी नहीं मिल पाई तो वो मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैं इसको भी अगर खर्चा मान लूँ, ठीक है। नॉर्मली अकाउंट्स में ऐसे खर्चे नहीं मानते हैं कि प्रोपराइटर सैलरी भी लेस कर दें। अगर प्रोपराइटर की खुद की सैलरी भी लेस कर दें तो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो, ACCA पेपर F2 एंड F5, ठीक है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो तब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करते हो, ठीक है ना। इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कंसीडर होती है, बट अपन जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं F3, F7, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, उन सब में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे प्रोपराइटर की खुद की सैलरी। अब प्रोपराइटर अपनी सैलरी किसी को खुद को ऐसे पे थोड़ा करता है कि खुद ही अपनी सैलरी पे कर रहा है खुद को, नहीं। जैसे रेंट ऑफ योर ओन बिल्डिंग, रेंट ऑफ योर ओन बिल्डिंग। अब आप मान लो खुद के बिल्डिंग पे क्या कर रहे हो, खुद का बिल्डिंग पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आपके पास खुद की बिल्डिंग है, उस पर बिजनेस कर रहे हो। अब उसका रेंट आप कंसीडर करोगे नहीं करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट अपना? तो वैसे तो देखो अकाउंट्स तो मना कर देती है कंसीडर करने में, लेकिन इकोनॉमिक्स या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में वो रेंट भी कंसीडर होता है। भाई आपकी खुद की बिल्डिंग में देखा जाए तो क्या रेंट लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप सोचो खुद की बिल्डिंग को किराए पे दे देते तो आपको कुछ रेंट मिल जाता, लेकिन आप उसमें बिजनेस कर रहे हो तो आप वो रेंट नहीं कमा पा रहे, तो इसलिए वो रेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही सोचो आप खुद की बिल्डिंग का रेंट हो गया या फिर प्रोपराइटर सैलरी हो गई। आपने सुना होगा इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। अब आपने खुद की कैपिटल लगाई, सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करते समय 1 लाख की, ठीक है ना, या 2 लाख मान लो, आपने खुद की कैपिटल 2 लाख लगाई बिजनेस स्टार्ट करते समय। अब 2 लाख से आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया सपोज करो ईयर का 50,000 का, ठीक है। अब आप खुश हो रहे हो कि मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आप ये भूल गए कि अगर ये 2 लाख आप कहीं बैंक में भी इन्वेस्ट कर देते, सपोज करो रिस्क फ्री रेट में भी जगह पे इन्वेस्ट कर देते, तो आपको कुछ मिनिमम प्रॉफिट तो मिलता ना। सपोज करो 10,000 तो मिलता, तो 10,000 तो बैठे बैठे भी कमा सकते थे आप 2 लाख से। तो आपने मतलब इस बिजनेस से 50,000 नहीं कमाए हैं, आपने इस बिजनेस से रियल में 40,000 कमाए हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अकाउंट इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर होती है, ठीक है। प्रॉफिट टेक अकाउंट ऑफ रिस्क, नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट में कोई रिस्क नहीं आता। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजर्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आप देखो, आप मान लो इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए, तो आप ये सोचो ना यार कि 1 और 3 बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक सच है एक झूठ है, मतलब दोनों सच है, ठीक है ना, आसानी से पता लग रहा है। कोई नहीं कह सकता कि भाई इन दोनों में से कोई कंफ्यूजन नहीं है 1 और 3 में से, तो फालतू में सेकंड में क्यों अटक रहे हो। अच्छा, 4th देख लो, जीपी मार्जिन इज कैलकुलेटेड एज जीपी डिवाइडेड बाय शोल्डर फंड। तो ये तो फालतू बातें हैं, आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट बेकार है, तो आंसर इज 1 and 3। कंपनी इशू 12% इररिडीमेबल डेब्ट
loans at 95, the current market price is 92, company paying tax rate at the rate of 30%. What is the current net cost of capital per annum for these loan to one decimal place? तो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स या सॉरी मार्केट प्राइस इंटू 100. बस इंटरेस्ट में से टैक्स लेस कर देंगे. तो 12 का जो है क्या है, 12 का अपने पास वो है इंटरेस्ट रेट है, ये कूपन रेट होता है. ठीक है, किस पे होता है? फेस वैल्यू पे. फेस वैल्यू 100 मान लो, कुछ नहीं दे रखा तो 12 का इंटरेस्ट हो गया, टैक्स रेट 30% है, तो 1 माइनस 30%, मतलब 12 में से 30% लेस कर दो तो 8.4 आएगा, है ना. तो 8.4 अपॉन करंट मार्केट प्राइस इंटू 100. ठीक है, मतलब ये क्या है 95, ये इशू प्राइस है. इससे क्या मतलब मुझे इससे मतलब है कि अभी क्या मार्केट प्राइस चल रही है, अभी कोई कितने में खरीदेगा इस लोन वो डिबेंचर को. तो 9.13. ठीक है, 1 डेसिमल में निकालोगे तो 9.1. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई नहीं अटकना चाहिए ना. ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं. 104 पे आते हैं. कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? 50 सेंट ऑर्डिनरी शेयर्स 12 मिलियन के. ठीक है, 12 मिलियन क्या है? ये वैल्यू है. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब ये बुक वैल्यू होगी, बैलेंस शीट की वैल्यू होगी ऑब्वियसली. $1 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 6 मिलियन के हैं. 12.5% लोन चल रहा है 8 मिलियन का, टोटल 26 मिलियन की है. द लोन नोट्स आर रिडीमेबल एट नॉमिनल वैल्यू इन 2006. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर आर, ये करंट मार्केट प्राइस रखी तीनों की. ठीक है, कंपनी इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी कैपिटल हैज बीन एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 18%. मतलब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स. व्हाट इज द कंपनी WACC? WACC निकलवा लिया आपसे इसने. ठीक है, तो कुछ भी नहीं दे रखा तो मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से निकालते हैं. ठीक है, लेकिन पहले अपन को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी सब चीज़ों की. कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो गिवन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ आप प्रेफरेंस शेयर निकालो. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलेगा? 8% प्रेफरेंस शेयर है तो 100 की फेस वैल्यू होगी 100 की. ठीक है, 100 मतलब सॉरी $1 की है फेस वैल्यू, है ना. $1 ऊपर लिख रहे हैं, $1 का 8% मतलब कितना होता है? $1 का 8% 0.08 अपॉन करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है इक्विटी शेयर की? 92 सेंट. ठीक है, तो 0.92 इंटू 100. क्या इसमें टैक्स रेट काम आती है? नहीं. ठीक है, टैक्स रेट का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है. तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.92 इंटू 100 मीन्स 8.70% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स 12.5% लोन है. ठीक है, और अब आप देखो लोन मतलब वही डिबेंचर्स वगैरह मान लो आप 12.5% लोन है, और अपन को है ना 8 मिलियन की टोटल वैल्यू गिवन है. फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो 100 ही मान लो. फेस वैल्यू क्या होगी? 100. ठीक है, और मार्केट वैल्यू भी इसकी 100 ही है. तो आप क्या करोगे? 12.5 अपॉन 100 इंटू 100. बस इसमें से टैक्स लेस कर दोगे ना 0.30 का, क्योंकि क्या है आपको पता है ये डिबेंचर्स वगैरह पे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है. तो 12.5 माइनस 30% 8.75 अपॉन 100 इंटू 100. ये लॉजिक नहीं बैठेगा कुछ भी, सिंपल डायरेक्ट 8.75% भी लिख सकते थे. सही है ना, आराम से इसमें 8.75% भी हम लिख सकते थे. अब हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कि वैल्यू कितनी होगी, है ना. मार्केट वैल्यू कितनी होगी इनकी टोटल. सर मार्केट वैल्यू क्या? क्योंकि अपन वेट जो लेते हैं वो मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से चलेगा. अब आप देखो, ध्यान सुनना, देखो 2 तरीके हैं मार्केट वैल्यू निकालने के, वरना कंफ्यूज भी हो सकते हो. अब ये 12 मिलियन है. ठीक है,
12 मिलियन कितना होता है, 1.2 करोड़ होता है, ठीक है। अब आप 1.2 करोड़ को डिवाइडेड बाय 0.5 करो तो इससे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे भाई। 1.2 करोड़ की वैल्यू है, 1 करोड़ 20 लाख की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। कितने आ गए, 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स हो गए। 2 करोड़ 40 लाख को फिर मल्टीप्लाई करोगे आप 250 सेंट से, मतलब 2.5 पर शेयर। भाई वैल्यू निकालनी ना, मार्केट वैल्यू, जैसे भी निकालना चाहो निकाल लो, मार्केट वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो सिंपल तरीका ये है कि 50 सेंट का शेयर है एक, और 12 मिलियन की टोटल वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की, 250 सेंट, मतलब 50 सेंट से 250 सेंट कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। और ये 12 मिलियन वैल्यू है, तो 12 मिलियन को मैं अगर 5 टाइम्स लिखूं तो मतलब कितना हो गया, 60 मिलियन है ना। 60 मिलियन मतलब कितना होता है 60 मिलियन, 6 करोड़, ठीक है। समझ गया क्या, कुल मिला के देखो 6 करोड़ वैल्यू आएगी। अब कैसे भी निकाल लो आप, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 2.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगी। और डायरेक्टली 12 को आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे भी आपको समझ में आए ये आ जाएगा वैल्यू। अब देखो एक प्रेफरेंस शेयर जो है, $1 का प्रेफरेंस शेयर, वैसे टोटल वैल्यू कितनी है, 6 मिलियन है, तो मार्केट वैल्यू इन शेयर से कितनी रह गई है, $1 की शेयर की वैल्यू 92 सेंट्स है, मीन्स 92% वैल्यू है। तो डायरेक्ट अगर मैं 60 लाख का 92% निकाल लूँ तो ज़्यादा स्मार्ट वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, 55,20,000। और इधर तो देखो 100 ही है, इधर तो कोई डिफरेंस नहीं आया है ना, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही है। तो इधर 8 मिलियन मतलब 80 लाख एज इट इज लिख दो। ठीक है क्या, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अब जिसको जैसे समझ में आया भाई, 6 करोड़ प्लस 55 लाख 20,000 प्लस 80 लाख, 7 करोड़ 35,20,000, ठीक है। यहां पे आएगा वेट, ये मार्केट वैल्यू आ गई। अब अपन निकाल लेते हैं वेट, WACC निकालना है ना। तो 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 7.352, डायरेक्टली 7.352 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.816, ठीक है। 3 डिजिट में ले लेते हैं वेट को, 55,20,000 डिवाइडेड बाय 735,000, 0.075, और 80 लाख डिवाइडेड बाय 735,20, 0.109। वेट का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, 1। चेक कर ले करो ताकि क्वेश्चन गलत नहीं होगा सिली मिस्टेक की वजह से। 1 आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट से, ठीक है। कॉस्ट हमेशा देखो सीक्वेंस में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया। अब जैसे इक्विटी शेयर की कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है, 18% लिखी हुई है, ठीक है, 18%। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है, 8.7, ठीक है। और डिवेंचर्स की कॉस्ट कितनी है, 8.75। अब बिल्कुल देखो ये छोटे क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, लेकिन क्वेश्चन दिया है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया है। 14.69 कर देते हैं इसको, 8.7 इंटू 0.075 मीन्स 0.652 या 0.65 कर देते हैं, 0.109 इंटू 8.75 और 0.953 या ऐसे कुछ कर देते हैं। 95 भी कर दोगे तो भी ठीक है। 652 10.69 मीन्स 16.30 आपका आंसर, 16.29 या 16.297575 आ रहा है, तो 16.29 ऑप्शन में है तो वही ले लो आप, है ना, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका। इन्होंने इस तरीके से डायरेक्टली कर दिया, बट ये तरीका कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको क्या कर रखा है। अब आप आओ, इंडिकेट वेदर
indicate by clicking in the relevant box whether the following statement are true or false. Increase in the cost of equity leads to fall in share price. बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी मतलब मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगी। मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पहले 10% थी कंपनी से, अब मैं 15% कंपनी से एक्सपेक्ट करता हूँ। सर ऐसे क्यों बढ़ गई? कुछ भी रीजन हो सकता है, कंपनी रिस्क में अब रिस्क ज़्यादा ले रही है तो मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गई। तो मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गई तो मैं कंपनी से 15% कैसे कमा पाऊंगा? अगर शेयर की प्राइस कम हो जाएगी तो अगर मैं शेयर सस्ता खरीद लूंगा, ठीक है, तो मेरे को 15% रिटर्न मिलेगा। देखो, क्योंकि फ्यूचर के डिविडेंड्स वगैरह में तो अपन फर्क नहीं मानते, चेंजेस नहीं मानते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं, किस में चेंज आएगा? आज की शेयर प्राइस में। अगर शेयर प्राइस, सोचो अगर शेयर प्राइस कम हो जाए तो मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन्वेस्टर फेस विद इंक्रीज रिस्क विल एक्सपेक्ट इंक्रीज रिटर्न एज कंपनसेशन। रिस्क इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा कंपनसेशन की मांग करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज यूजुअली लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो डेप्ट जो है सबसे सस्ता होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज चीपेस्ट, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट भी तो होता है डेप्ट में। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अ कंपनी हैज जस्ट डिक्लेयर्ड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 25.6 पैसा पर शेयर कर सकते हो आप। द कम डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज 280, है ना। अज्यूमिंग अ डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ 16%, व्हाट इज द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल टू 1 डेसिमल प्लेस। तो क्या ही निकालनी है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल है। तो वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा लो इसमें आप। कंपनी ने क्या किया है, जस्ट डिविडेंड डिक्लेयर करा है 25.6 का, तो ग्रोथ रेट अगले टाइम में 16% बढ़ जाएगी, तो D1 कितना हो जाएगा? 29.696 अपॉन P0। पर P0 कैसे? ये कम डिविडेंड प्राइस है, इसमें से लेस कर देंगे 280 में से 25.6, तो 254.4 इंटू 100 प्लस G मतलब 16, तो 29.696 डिवाइडेड बाय 254.4 इंटू 100 प्लस 16 मीन्स 27.67, और ये 1 डेसिमल प्लेस में बात कर रहा है तो 27.7, ठीक है, राउंड ऑफ कर दो। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्लाइज अ डिक्रीज इन द कंपनी ऑपरेटिंग गियरिंग रेशो? कि भाई कंपनी का ऑपरेटिंग गियरिंग रेशो डिक्रीज हो रहा है। अब कंपनी के ऑपरेटिंग, पहले तो याद करो ऑपरेटिंग गियरिंग रेशो क्या है? एक तरीके से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना। कई फॉर्मूले होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, या फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। कुल मिला के आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग जो रेशो, ऑपरेटिंग गियरिंग रेशो है, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज जो है, वो कंपनी का क्या बता रहा है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो अगर ये कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कम हो रहा है तो कि कंपनी प्रॉफिटेबल कम है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कंपनी रिस्की कम है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग गियरिंग रेशो कम हो रहा है, इसका मतलब कि कंपनी में फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, और फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट वैसे रिस्क का साइन है। फिक्स कॉस्ट मतलब रिस्क, ठीक है, कंपनी के लिए तो अगर फिक्स कॉस्ट कम हो रही है तो मतलब रिस्क भी कम हो रहा है। कंपनी हैज लोअर प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट दैट आर वेरिएबल। अब ये तो बात अलग कर दी, इसने गलत कर दी भाई। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग गियरिंग रेशो कम हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज कम हो रहा है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है? नहीं, तो फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। द कंपनी हैज अ प्रॉफिट विच आर लेस सेंसिटिव टू द चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या बताता है, ऑपरेटिंग जो गियरिंग रेशो है, कि अगर सेल्स पे कितना, मान लो सेल्स पे कितना इंक्रीज करें तो EBIT पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है? सेल्स और EBIT का रिलेशन अगर देखा जाए तो, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT है कि सेल्स को अगर कितना इंक्रीज करें, मान लो सेल्स को 10% से इंक्रीज किया तो EBIT पे कितना चेंज आएगा। मान लो EBIT पे अगर 25% चेंज आ रहा है
तो आप कह सकते हैं कि ठीक है कि 2.5 टाइम्स जो है वो कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज है। मतलब अगर सेल्स में 1 का चेंज आता है तो ईबीआईटी में 2.5 का चेंज आता है। और ये किस वजह से आ रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज है ना। बट अगर कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज रेशो कम हो रहा है, ठीक है ना, कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज रेशो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स जो हैं वो लेस सेंसिटिव है टू द चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। मतलब सेल्स में अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं आएगा। मान लो सेल्स पे 10% चेंज करेंगे तो हो सकता है कि ईबीआईटी पे 11-12% का चेंज आए, ना कि 25% का चेंज आए। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट सही कौन से हैं? बी और डी। इन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके बता रखा है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल सोचने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोच के काम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ गियरिंग? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग इस्लामिक फाइनेंस, ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इवन रेशोज के कुछ पॉइंट भी इन्होंने डाल रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर मस्ट बी टैक्सेस। नहीं, आप थ्योरी याद करो, ट्रेडिशनल थ्योरी को वापस देखना, टैक्सेस तो होते ही नहीं थे उसके अंदर। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ मिनिमम WACC, बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलती थी कि अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाता रहा इसका कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो पहले सेम रहेगी, फिर धीरे 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 एक पॉइंट के बाद इंक्रीज करेगी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी एक पॉइंट तक सेम रहेगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। और WACC क्या होगी? ऐसे सॉरी यहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, फिर बढ़ना चालू हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता था ये। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जहाँ पे WACC कम है सबसे ज़्यादा, तो KO सबसे मिनिमम, तो यही कंपनी का बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंक्रीज एज द गियरिंग इंक्रीज, ऐसी बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है स्टार्टिंग में, ये देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट स्टार्टिंग में फिक्स रहती थी, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करती थी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज एज द गियरिंग इंक्रीज, ऐसा भी नहीं होता था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक फिक्स रहती थी, उसके बाद इंक्रीज करती थी। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो पॉइंट है वो सिंपल ये पॉइंट है, आराम से आप इसको पता लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ स्क्रिप इशू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन? स्क्रिप इशू मतलब क्या है? बोनस शेयर्स का इशू। ठीक है, स्क्रिप डिविडेंड अलग था, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रिप इशू लिखा है, तो ये बोनस शेयर की बात कर रहा है। ठीक है, क्या है बात? क्या अर्निंग पर शेयर गिर जाती है बोनस शेयर इशू करने से? सोचो आप, बोनस शेयर इशू होने से क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर तो गिरेगी। डेब्ट इक्विटी रेशो में कोई फर्क आता है? याद करो, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी एज इट इज रहेगी। इक्विटी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, इक्विटी शेयर भी आता है। अब हुआ क्या है कि रिजर्व एंड सरप्लस अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो बताओ टोटल इक्विटी में थोड़ा फर्क आएगा? आएगा क्या भाई? कंपनी के इक्विटी शेयर 10 लाख के हैं, कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख के हैं। कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस खत्म करके इक्विटी शेयर्स इंक्रीज कर दिए। बोनस शेयर में यही तो होता है। तो टोटल इक्विटी पहले भी 15 लाख थी और अभी भी 15 लाख है, तो डेब्ट इक्विटी रेशो में कैसे फर्क आ जाएगा? शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि बोनस शेयर से क्या देखा गया है कि शेयर की प्राइस गिर जाती है उतनी, तो शेयर होल्डर जैसे राइट शेयर्स में होता है, तो शेयर होल्डर वेल्थ तो इंक्रीज नहीं होगी। मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी? ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या है? सिंपल, अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेब्ट फाइनेंस इनटू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाइल लिविंग इट्स ऑपरेटिंग रिस्क अनचेंज। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है? डेब्ट को बढ़ाती जा रही है और ऑपरेटिंग रिस्क सेम है, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का कुछ नहीं कर रही है। अज्यूम दैट परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट
ये बात कौन कहता है ऐसी कुछ कुछ ठीक है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए। विद टैक्स, थ्योरी विद टैक्स, इतना ही क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा आपको, बट विदाउट पर्सनल टैक्स, मतलब शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, कंपनी के ऊपर टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल मार्केट वैल्यू? Indicate by clicking in the relevant box whether the cost of equity, WACC and total market value would increase, decrease or unaffected. याद करो मॉडल क्या कहता था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इंक्रीज करेगी, ठीक है, लेकिन WACC क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि डेप्ट क्या है, सस्ता है, और मार्केट वैल्यू इसलिए क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। थ्योरी विद टैक्स जब थी, जो बाद वाली थ्योरी थी, कहता था उसमें 99.9% तक कंपनी क्या कर सकती है, डेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी को बहुत मजा आएगा डेप्ट इंट्रोड्यूस करने के अंदर, ठीक है ना। अब ये करने के लिए आपके बस वो पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर वो नहीं है याद तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, तो ये पॉइंट हमने यहां पे देखा। जैसे अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, 111 क्वेश्चन पे। If for a given level of activity a firm variable cost to fixed cost were to fall, ठीक है, एक ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना। वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट अपॉन फिक्स कॉस्ट का एक रेशो है, वो कम हो रहा है, मींस वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, रेशो कम होने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। तो इसका मतलब कि कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग रिस्क कंपनी का बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है ना। वेरिएबल कॉस्ट का रेशो अगर कम हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट मतलब प्रोपोर्शनलिटी बढ़ जाएगी, तो ऑपरेटिंग रिस्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट्स रेशो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी वर ऑल्सो टू फॉल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेप्ट और इक्विटी का रेशो भी कम हो रहा है, मीन्स कंपनी के अंदर डेप्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डेप्ट कम होने का मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट का बढ़ने का सिंपल मीनिंग क्या है कि ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा, और इधर डेप्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क में क्या इंपैक्ट आएगा। तो ऑपरेटिंग रिस्क क्या हो गया, इस कंपनी का बढ़ गया, फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रिटर्न कैन बी प्रेडिक्टेड यूजिंग द CAPM यूजिंग द फॉर्मूला। अब CAPM का ये फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल जाती है। सिक्योरिटी X है, उसका बीटा 1.6 है, रिटर्न जो है 12% है, ठीक है। रिटर्न ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। Y का बीटा 0.9 है, रिटर्न 13% है। Z का बीटा 1.2 है और रिटर्न 13.2 है। Z इज करेक्टली प्राइस्ड, इसका क्या मतलब है, Z इज करेक्टली प्राइस का, इसका मतलब कि जितना ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, जितना ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है शेयर होल्डर्स को, उतना ही एक्चुअल रिटर्न मिल रहा होगा इस शेयर से, है ना। वही CAPM क्या करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता है। कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक्सपेक्टेशन होती है। तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कितनी है, 13.2। Z इज करेक्टली प्राइस सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जितना शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन है उतना ही एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। वरना कई बार क्या होता है कि मार्केट में प्राइस कुछ और चल रही होती है, तो अगर मार्केट में सपोज करो प्राइस ज्यादा चल रही होगी तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा। मींस अगर सोचो, देखो मार्केट में अगर प्राइस ज्यादा चल रही होगी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई शेयर महंगा मिल रहा होगा, अगर आप सोचो आप कोई इन्वेस्टर हो, खरीदने वाले हो, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो किसी कंपनी में, आज आप रिलायंस का शेयर खरीदने की कोशिश सोच रहे हो, अगर उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाए आपके खरीदने से पहले, ठीक है ना, और आप जब खरीदते हो मतलब वो थोड़ा सा महंगा खरीदते हो, तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे सोचना है, ठीक है ना। मतलब आप जिस कंपनी का शेयर अगर खरीदना चाहते हो, अगर उस कंपनी का शेयर आपको महंगा मिलेगा, मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे उसके, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, उससे ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ अपन कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख थी, अब प्रॉपर्टी की कीमत 15 लाख हो गई, 15 लाख,
तो अगर वो 15 लाख में प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मतलब प्रॉपर्टी से रिटर्न हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर हम मान लो 18 में बेचेंगे तो 15 लाख में खरीदा, 18 में बेचा, 3 लाख का रिटर्न मिला। बट अगर वही 10 लाख में मिल जाती प्रॉपर्टी तो कितना बढ़िया रहता कि 18 में बेचते तो फिर 8 लाख का रिटर्न मिलता। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि Z सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी X एंड Y, फिल द गैप्स इन द स्टेटमेंट बिलो। कि अब ये X और Y की आपसे प्राइसिंग पूछ रहा है कि ये अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। अब आप पहले देखो, पहले आप है ना Z का वो फॉर्मूला लगाओ, ये वाला है ना, तो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, क्योंकि हम RM निकालते हैं एक बार पहले ना। तो Z RF कितना है, 6% है। ठीक है, बीटा कितना है Z का 1.2 है। RM हमें नहीं पता, RF हमें पता है 6 है। ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 13.2। मेरे हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल इक्वेशन है। 13.2 में से 6 लेस कर दो, ये 6 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13.2 माइनस 6 7.2। ठीक है, और 1.2 RM ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 6 इंटू 1.2 मीन्स 7.2। तो ये माइनस का 7.2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। 14.4 1.2 RM, तो RM इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर देते हैं तो 12% क्या हो गया, RM हो गया। ठीक है, अब आप इस RM से इस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, सिक्योरिटी X का। ठीक है, ये सिक्योरिटी जो X है वो 12% अभी एक्चुअल रिटर्न दे रही है। ठीक है, अब जरा हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं CAPM के हिसाब से कितना रिटर्न मिलता। ये 12 और ये 12 से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग है। ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, ये सिक्योरिटी X का रिटर्न है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है ना, बीटा 1.6 है ना, तो 12 माइनस 6 इंटू 1.2 सॉरी 1.6 प्लस 6 मीन्स 15.6। ऐसे एक बार दूसरे का भी निकाल लेते हैं ना, तो 0.9 इंटू RM माइनस RF, 12 माइनस 6 इंटू 0.9 प्लस 6 मीन्स 11.4%। ठीक है, अब आप सोचो क्या कहने का मतलब है। ये सिक्योरिटी कितना रिटर्न देनी चाहिए, 15.6। ठीक है ना, बट दे कितना रही है, 12। ध्यान से सुनना, ये सिक्योरिटी कितना रिटर्न देनी चाहिए CAPM फॉर्मूले के हिसाब से, X सिक्योरिटी, ये मतलब X 15.6, बट दे कितनी रही है, 12। मीन्स इसके दाम मार्केट में महंगे चल रहे होंगे, सस्ते चल रहे होंगे, बताओ। ये सिक्योरिटी 15.6 रिटर्न देनी चाहिए, बट देरी कितना है, 12 देरी है। ठीक है ना, मीन्स ये सिक्योरिटी अभी जबरदस्ती क्या चल रही है, मार्केट में महंगी चल रही है। मीन्स भाई अगर ये सिक्योरिटी कोई भी खरीदने जाता है तो उसको सिक्योरिटी महंगी मिलती है। अभी महंगी मिलती है इसलिए क्या होता है, रिटर्न जो है ना उस सिक्योरिटी से भी कम मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है ना। लेकिन इस सिक्योरिटी की जो रियल वर्थ है वो रिटर्न होना चाहिए उसके 15.6 का। तो ये 15.6 रिटर्न कब दे पाएगी, जब वो सिक्योरिटी सस्ती होगी। अगर हम सस्ती सिक्योरिटी खरीदेंगे, अगर हम कोई भी चीज आप सस्ती खरीदो तो उससे आपको रिटर्न क्या है, ज्यादा मिल रहा है ऑब्वियसली। ठीक है ना, किसी भी चीज के आपने सुना है प्राइस और रिटर्न में, प्राइस और किसी भी यील्ड में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कभी सुना हो तो आपने ये बात, नहीं सुना तो धीरे धीरे सुन लोगे, है ना। सिंपल मीनिंग, कोई फालतू फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा मैं आपको, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। कोई भी चीज अगर सस्ती मिलेगी तो उससे उसका रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, सिंपल बात यह है। सिक्योरिटी वाई को देखो आप, सिक्योरिटी वाई से जो रिटर्न मिल रहा है वो 13 मिल रहा है। ठीक है, 13 भी मिल रहा है, लेकिन मिलना कितना चाहिए, मिलना चाहिए कितना, 11.4%। मीन्स सिक्योरिटी वाई का जो रिटर्न है
वो अभी अभी जबरदस्ती क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। मीन्स सिक्योरिटी क्या है, अभी फालतू में उसके रेट कुछ ज़्यादा ही गिरे हुए हैं, वो सिक्योरिटी फालतू में सस्ती मिल रही है बहुत ज़्यादा, तभी तो उस पर 13% रिटर्न मिल रहा है हमें। कोई भी सिक्योरिटी लेने जाता है बिल्कुल सस्ती मिल जाती है तो 13% उसको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए, तब उसका रिटर्न जाके एडजस्ट कितना होगा, 11.4। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन है। बता दूं कई लोगों को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, तो बहुत लोग बुक्स के अंदर करेक्शन कर लेते हैं, या फिर कई लोग कापलान को बोलने लग जाते हैं कि क्वेश्चन गलत है, कापलान के अंदर सॉल्यूशन गलत है। ऐसा नहीं है कुछ भी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, समझने वाला पर्सन चाहिए, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्या एक्सट्रैक्ट है, इक्विटी शेयर दे रखे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट में बॉन्ड्स, लोन्स और प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं। द इक्विटी शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 सेंट पर शेयर, मीन्स फेस वैल्यू तो है कम, ट्रेडिंग एट 5 पर शेयर। मतलब ये शेयर, अब आप देखो इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50 सेंट, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 5। मीन्स मार्केट वैल्यू 10 टाइम्स ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू के, और ये वैल्यू तो बैलेंस शीट की वैल्यू होती है, जो बैलेंस शीट में होती है। नॉमिनल वैल्यू तो होती है 8000। अगर मेरे को कोई बोले कि इसकी मार्केट वैल्यू निकालो, तो मैं फट से बोल सकता हूँ कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 8000 इंटू 10। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, या फिर ये बात समझ में नहीं आई है, तो आप छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर सकते हो। 8000 है ना, इसकी क्या है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू कैसे आती है, वैल्यू कैसे निकलती है, शेयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से, ठीक है ना। तो आप 8000 को, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही बात होती है, ध्यान रखना है ना। आप 8000 को डिवाइड कर लो 0.5 से, ठीक है। तो 8000 डिवाइड बाय 0.5 कितना होगा, 16,000 शेयर्स होंगे, मतलब इसके पास 16,000 शेयर्स होंगे। तो ये मैं थाउजेंड्स को इग्नोर कर रहा हूँ एक बार, है ना। 16,000 शेयर्स होंगे, 16,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 8000 आया होगा। तो 16,000 शेयर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आएगा, 80,000 आ जाएगा। क्लियर क्या। और आपको याद हो तो जब भी मार्केट वैल्यू अपन लेते हैं, तो मार्केट वैल्यू के अंदर फिर अपन को रिजर्व्स अलग से ऐड नहीं करने पड़ते, क्योंकि शेयर की मार्केट वैल्यू जो बढ़ती है उसके पीछे रिजर्व्स का ही रीजन सो होता है। कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी शेयर की प्राइस में आ जाता है, ठीक है ना। ये बात हमने सीखी हुई थी। फिर बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 1 है, बट दे आर ट्रेडिंग एट 80 सेंट पर शेयर। मीन्स 80% पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स। $1 की नॉमिनल वैल्यू का शेयर 80 सेंट में बिक रहा है, मतलब $0.8 में बिक रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर की आज मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीधा 80% कर दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 1600 मार्केट वैल्यू हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर की। बॉन्ड्स की नॉमिनल वैल्यू 100 है और ये 105 में बिक रहे हैं, तो मतलब 5% ज़्यादा बिक रहा है। तो बॉन्ड 4000 का है, तो 105% कर दूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। और बैंक लोन तो 100% पे ही होगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कह रहा है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग ऑफ द कंपनी डिफाइंड एज प्रायर चार्ज कैपिटल अपॉन इक्विटी। प्रायर चार्ज कैपिटल मतलब क्या होती है, कि वो कैपिटल जिसपे ऑलरेडी, मतलब जिसको पहले पेमेंट मिलेगा, है ना। तो पहले पेमेंट किनको मिलेगा, ठीक है, अपॉन इक्विटी बोला है। तो इक्विटी मतलब इक्विटी ये ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी है ये इक्विटी है, ठीक है। तो इक्विटी 80,000 की है, अपॉन इक्विटी फॉर्मूला भी दे रखा है। और प्रायर चार्ज कैपिटल कौन सी है, बॉन्ड्स, लोन्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो और क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग निकालनी है। तो ये मार्केट वैल्यू निकाल ली, 4200 प्लस 6200 प्लस 1600 मीन्स 12,000। तो 12,000 अपॉन 80,000 इंटू 100 मीन्स प्रायर चार्ज कैपिटल। ये अब आप अगर आप समझ पाओ तो ये फाइनेंशियल लीवरेज की तो बात कर रहा है एक तरीके से, थोड़ा सा सोचोगे तो, ठीक है। फिल इन द बैंक्स, फिल इन द गैप्स इन द स्टेटमेंट बिलो। रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे एज
कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सिस्टमेटिक रिस्क. रिस्क दैट इंक्रीज एज द कंपनी गेयर अप्स, कंपनी की गियरिंग बढ़ने पे जो रिस्क इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है भाई, सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसको अपन डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते. ठीक है, तो सीएपीएम में तो तभी तो सिस्टमेटिक रिस्क ही कंसीडर होता है. और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, जितना ज़्यादा आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है. तो डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग तरह की सिक्योरिटी में लगाओ, अनसिस्टमेटिक रिस्क खत्म हो जाएगा. तो फाइनेंशियल रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क. ठीक है. An all equity company issue some irredeemable loan notes to finance a project that has the same risk as the equity existing projects. एक पूरी की पूरी इक्विटी कंपनी थी, उसने कुछ irredeemable loans इशू कर दिए. ठीक है, और सेम बिजनेस में है, रिस्क वगैरह सब सेम है. कंपनी ऑपरेट्स इन अ टैक्स फ्री एनवायरमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट. किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है एमएम मॉडल कुछ विदाउट टैक्स की, है ना. इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द कंपनी. बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिर जाएगी क्या? अब एमएम मॉडल याद करो, जब परफेक्ट कैपिटल मार्केट दे रखा हो समझ जाया करो एमएम मॉडल है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिरेगी क्या एमएम मॉडल के अंदर? नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कभी भी नहीं गिरती, उल्टा बढ़ती है वो तो स्टार्टिंग से ही. और डब्ल्यूएसीसी जो है बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी? डब्ल्यूएसीसी तो उल्टा कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अभी इक्विटी कंपनी थी. अगर ये डेप्ट इंट्रोड्यूस करेगी तो एमएम मॉडल जो है विदाउट टैक्स क्या बोलता था? ठीक है, एमएम मॉडल विदाउट टैक्स बोलता था कि डब्ल्यूएसीसी कुछ भी कर लो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है ना, तो बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं. हाँ, अगर एमएम मॉडल विद टैक्स होता तो डब्ल्यूएसीसी क्या होने लग जाती, कम होने लग जाती. ठीक है, मैंने शायद बीच में कम बोल दिया था, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, आपको याद होगा तो एमएम मॉडल जो विदाउट टैक्स होता है उसमें डब्ल्यूएसीसी बिल्कुल सेम रहती है. ठीक है ना, हमेशा कांस्टेंट रहती है. लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो स्टार्टिंग से ही राइज करना चालू कर देती है. तो सिंपल बात, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है. विच ऑफ द टू आर मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन द कंपनी फाइनेंशियल गियरिंग बीइंग हाई. ठीक है, अब कंपनी के फाइनेंशियल गियरिंग बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो क्या इफेक्ट आ सकता है, मोस्ट लाइकली रिजल्ट क्या हो सकते हैं? मतलब कंपनी का जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और मैं जो बता रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा सा अंतर है. ठीक है ना, क्योंकि अब आप बताओ अगर आप होते तो इसमें क्या आंसर टिक करते. ठीक है ना, आप हो, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया और क्या आंसर टिक करोगे कि कंपनी की फाइनेंशियल गियरिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी का डेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे, लो टैक्सेबल प्रॉफिट्स. ठीक है, सही बात है भाई. अगर जब डेप्ट बहुत ज़्यादा है तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम होंगे, हमने पढ़ा भी था. टैक्स रेट हाई होगी. सोचो ऐसा हो सकता है कि टैक्स रेट हाई हो, कि कंपनी की जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका टैक्स रेट से क्या मतलब है? टैक्स रेट तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इन एक्सपेंसिव शेयर इशू कॉस्ट, शेयर इशू कॉस्ट का क्या रिलेशन है इससे? और इंटेंजिबल असेट्स बीइंग लो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स. ये पॉइंट सही है. देखो क्यों? क्योंकि अब कोई कंपनी है जिसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा कि कंपनी को लोन क्यों मिलेगा? कंपनी को लोन तभी तो मिलेगा डेप्ट जब कंपनी कोई ना कोई असेट गिरवी रखेगी. ठीक है, कोई असेट कंपनी मॉर्गेज वगैरह पे देगी, और इंटेंजिबल असेट्स तो दे नहीं सकती, तो कौन सी असेट देगी? टेंजिबल असेट देगी. ठीक है, तो मतलब ऐसी कंपनी जिसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है तो उसने डेप्ट लेने के लिए कुछ ना कुछ असेट्स तो अपनी गिरवी रखी होगी ना, तो वो तो इंटेंजिबल असेट तो रखी नहीं होगी. ठीक है, तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होगी? उस कंपनी की लो होगी ऑब्वियसली. ठीक है, टेंजिबल असेट से. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है और ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना हाई टैक्स रेट को सही स्टेटमेंट मान लिया और इसको गलत मान लिया.
अब इनसे कोई पूछा जाए कि भैया हाई टैक्स रेट कैसे हो गया, सही स्टेटमेंट है ना। अब मतलब इनके हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब किसी को जो देखो हाई टैक्स रेट मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब इन्होंने क्या बोला कि देखो अपनी गलती सुधारने के लिए, हाई टैक्स रेट मीन्स हेयर मीन्स दैट देयर इज लार्ज टैक्स शील्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेप्ट फाइनेंस मेकिंग डेप्ट मोर अट्रैक्टिव। ये तो सही बात है, लेकिन हाई टैक्स रेट मतलब कोई टैक्स का शील्ड ज्यादा, मतलब ये क्या बात हुई, है ना। चलो टैक्स का शील्ड ज्यादा तो मिलेगा ही, टैक्स का बेनिफिट ज्यादा तो मिलेगा, लेकिन उधर हाई टैक्स रेट कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वेग है इनका, है ना। तो मैं तो देखो इससे कन्विंस नहीं हूं, अगर आप कन्विंस हो और आप इससे रट के जाना चाहते हो तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, है ना। ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट, मैं कभी इस क्वेश्चन को ऐसे टिक नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन एक आध आते हैं तो ज़्यादा एग्जाम में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इवन ये तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन भी नहीं है कि आप फालतू परेशान हो। ये कापलान ने अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं से बुक से टीपा हुआ किसी ना किसी से उठा के डाल दिया इन्होंने। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी सिक्योर्ड लोन नोट्स which of the following statement is true when the company is considering convertible secured loan notes। कन्वर्टेबल मतलब वो लोन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, इक्विटी शेयर में। इट इज लाइकली टू बी मोर एक्सपेंसिव टू सर्विस बिकॉज ऑफ देयर इक्विटी कंपोनेंट। बताओ क्या ये ज्यादा एक्सपेंसिव होगा इक्विटी कंपोनेंट की वजह से? नहीं, उल्टा ये तो कम एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को, भाई एक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट ज़्यादा होगी, है ना, ये बोल रहा है। अब कॉस्ट ज़्यादा मतलब कि कंपनी मान लो ये जो डिवेंचर्स हैं या लोन्स हैं इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। उल्टा भाई कम इंटरेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स हैं, कंपनी वादा कर रही है कि हम डिवेंचर्स को 5 साल बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, सपोज करो, तो कंपनी पता है 5 साल तक इंटरेस्ट भी कम देती है ऐसे डिवेंचर्स पे, क्योंकि शेयर होल्डर को घर बैठे बैठे इक्विटी शेयर मिल रहा है। तो ये तो एक्सपेंसिव तो ज़्यादा होंगे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेस एक्सपेंसिव टू सर्विस बिकॉज ऑफ देयर इक्विटी कंपोनेंट, ये आंसर सही है इसका। लाइकली टू बी मोर एक्सपेंसिव, ये तो गलती है। लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव टू सर्विस बिकॉज दे मस्ट रैंक आफ्टर द ऑर्डिनरी सिक्योर्ड लोन नोट स्टॉक। अब इसका मतलब समझो, हो सकता है आप बी और डी में कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि बी और डी में क्या है, दोनों में एक लाइन यहां तक तो कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन डी में क्या बोल रहा है, दे मस्ट रैंक आफ्टर द ऑर्डिनरी सिक्योर्ड लोन नोट स्टॉक। अब आप सोचो, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं भाई? डेप्ट को, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को, और फिर इक्विटी शेयर को। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी ऐसे डिवेंचर्स इशू करती कि जो कन्वर्टेबल हैं, तो पहले ऑर्डिनरी डिवेंचर्स मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का रिडम्पशन होगा, ठीक है, और बाद में कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का रिडम्पशन होगा, ठीक है। लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव टू सर्विस बिकॉज दे मस्ट रैंक आफ्टर द ऑर्डिनरी सिक्योर्ड लोन स्टॉक, मतलब पहले ऑर्डिनरी का होगा फिर कन्वर्टेबल का होगा। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं, कहीं पे भी किसी भी लॉ में नहीं लिखा कि पहले नॉर्मल डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा बाद में कन्वर्टेबल का होगा, ठीक है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा, ये गलत इसलिए है, सोचने वाली बात है बिल्कुल। देखो, इक्विटी शेयर की कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है। फिर जैसे इक्विटी शेयर की 15% कॉस्ट है तो प्रेफरेंस शेयर की 12% कॉस्ट होगी और डिवेंचर की 10% कॉस्ट होगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इन लोगों को रिस्क बढ़ता है, क्योंकि जिसको लास्ट पेमेंट मिलेगा उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगी। तो भाई सोचो, अगर ऑर्डिनरी और कन्वर्टेबल में अगर ऐसा हो कि पहले ऑर्डिनरी को पेमेंट मिल जाए बाद में कन्वर्टेबल को मिले, तो फिर तो कन्वर्टेबल ज़्यादा डिमांड करेंगे ना कि भाई हमें तो रिस्क ज़्यादा है। मान लो ऑर्डिनरी 8% डिमांड कर रहे हैं तो कन्वर्टेबल फिर 10% डिमांड करेंगे, तो ये लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव तो हो ही नहीं सकता। भाई कंपेयर किससे करवा रहे हैं? ये ऑर्डिनरी को कन्वर्टेबल से कंपेयर करवा रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। सोचना है बस, अगर आपको लॉजिक्स अगर आपके हैं तो अच्छे, तब तो कर लोगे, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। जहाँ पे
क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है हर कोई, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एमएम ऑन द रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। बताओ एमएम का बेस्ट कंक्लूजन क्या है, बेस्ट स्टेटमेंट क्या है कंक्लूजन डिविडेंड पॉलिसी पे। ऑल द शेयरहोल्डर्स आर डिविडेंड रिसीविंग, ऑल द शेयरहोल्डर्स आर इनडिफरेंट बिटवीन रिसीविंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन। वैसे एमएम का अजम्पशन था, है ना, ठीक है, एमएम मॉडल की, कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों सेम रहते हैं। इंक्रीज इन रिटेंशन रिजल्ट इन हायर ग्रोथ रेट, ये गॉर्डन मॉडल की बात थी। डिस्काउंटिंग द डिविडेंड इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू वैल्यू द फर्म इक्विटी, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। द वैल्यू ऑफ शेयरहोल्डर इक्विटी इज सोली डिटरमाइंड बाय द फर्म्स इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपको याद हो तो एमएम मॉडल ये बोलता था कि कंपनी जो है ना, डिविडेंड के ऊपर ध्यान मत दे कि डिविडेंड कितना दे, कितना परसेंट दे, है ना, वो सब नहीं देखना है। कंपनी को केवल किस पे दिमाग लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, मतलब कंपनी को कमाने पे दिमाग लगाना है, कैपिटल बजटिंग पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो बेस्ट स्टेटमेंट जो है ना कंक्लूजन का, ये भी हो सकता है होने को तो, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट है वो ये है, ठीक है ना। तो कई लोग अगर आप पढ़ते ही इसको सही कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी सही है लेकिन बेस्ट नहीं है, मतलब जो सबसे बढ़िया कंक्लूजन निकल रहा है, बेस्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ये, तो ये है कि कंपनी को केवल कमाने में दिमाग लगाना चाहिए। मैंने आपको इसलिए बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग होता है, उस टाइम भी जब अपन ने एमएम मॉडल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर पढ़ा था तब, ठीक है। तो ए और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट डी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर है ना। अ कंपनी इज गोइंग टू टेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग अ इक्विटी मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट इन इकोनॉमी वेयर टैक्स रेट इज 30%. Assume perfect capital market other than tax. Which one of the following statement is true about the project? Beta of equity is greater than beta of assets. अब ये स्टेटमेंट सही है। बीटा ऑफ इक्विटी क्या होता है? बीटा ऑफ इक्विटी मतलब के लीवर्ड फॉर्म, ठीक है ना, जिसमें डेप्ट और इक्विटी दोनों है। बीटा ऑफ असेट मतलब अनलीवर्ड फॉर्म। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो लीवर्ड फर्म होती है उसका बीटा ज़्यादा होता है क्योंकि वो रिस्की होती है, ठीक है। अनलीवर्ड फर्म का बीटा कम होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। WACC कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, कैलकुलेटिंग बीटा ऑफ असेट्स। तो ये बात भी सही है, देखो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमेशा ज़्यादा होती है, चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर लो भाई। अपन WACC, आप सोचो कि कोई कंपनी है, ठीक है ना, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, फिर आती है WACC। तो सबसे कम होती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और दोनों से मिलके बना होता है WACC। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो तो क्या है, सबसे हाईएस्ट है ही, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट WACC जो है वापस से कम है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, कैलकुलेटिंग यूजिंग बीटा ऑफ इक्विटी। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट, ये दोनों ही पॉइंट सही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों ही केस में, आपको तो हर केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे भी ज़्यादा ही होती है, ठीक है, चाहे वो कंपनी लीवर्ड फर्म हो चाहे अनलीवर्ड फर्म हो। तो बीटा ऑफ असेट मतलब क्या है कि कोई कंपनी अनलीवर्ड कंपनी है। अनलीवर्ड कंपनी मतलब जिसमें केवल क्या है, इक्विटी है, ठीक है, और इसमें डेप्ट और इक्विटी दोनों है। बीटा ऑफ इक्विटी मतलब लीवर्ड फर्म है जिसमें डेप्ट भी है और इक्विटी भी है, ठीक है। तो किसी भी केस में देख लो आप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमेशा ज़्यादा होती ही है, ठीक है। अब जैसे इस केस में क्या बोल दिया कि ये तो स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया कि WACC ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, ठीक है ना। WACC ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, तो ये तो होता ही नहीं है, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि अपन डेप्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को WACC कम करनी होती है, लेकिन सबसे हाईएस्ट हमेशा क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही आंसर है। इफ अ कंपनी दैट पे इट्स वर्कफोर्स ऑन अ पीस रेट सिस्टम वर टू ऑटोमेट इट्स प्रोडक्शन लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड इट एक्सपेक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग गियरिंग। मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या इफेक्ट आएगा अगर एक कंपनी जो है, जो पीस रेट सिस्टम पे अभी पेमेंट कर रही है, वो अपना सिस्टम को अब ऑटोमेट करना चाहती है, मतलब ये लेबर को निकाल देंगे,
ठीक है। लेबर क्या लेते हैं, वेजेस, है ना, वेजेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट, इनको तो हटा देंगे और ये एक मशीन ले आएंगे, ठीक है। अब मशीन में जैसे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, तो मान लो फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, कुल मिला के वेरिएबल कॉस्ट तो कम होनी ही है ना। तो ऑपरेटिंग गियरिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, तो ऑपरेटिंग गियरिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। इफ द गियर्ड कंपनी एसेट बीटा इज यूज्ड इन द CAPM फॉर्मूला व्हाट विल RI रिप्रेजेंट, ठीक है। अब RI मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर गियर्ड कंपनी है, ठीक है, लेकिन एसेट बीटा है, एसेट बीटा मतलब क्या है, इक्विटी बीटा, तो इक्विटी बीटा यूज कर रहे हो तो फिर क्या निकलेगा बताओ, अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्या निकलेगा, अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, एसेट बीटा है ना, बीटा देखो ये बीटा जो है, अगर एसेट बीटा है मतलब ये इक्विटी बीटा की बात चल रही है, ठीक है। इक्विटी बीटा मतलब क्या, एक तरीके से कि केवल और केवल एक कंपनी में क्या है, एसेट मतलब पूरी की पूरी इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। सपोज करो कंपनी गियर्ड है लेकिन जो बीटा लिया है वो एसेट बीटा लिया है, मतलब इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो फिर इक्विटी शेयर्स है प्योरली, तो फिर क्या है, बीटा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकलेगी वो भी अनगियर्ड निकलेगी, ठीक है। कि थोड़ा समझने की वाली चीज़ें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नाम आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं बट आप हमेशा याद रखो कि एसेट बीटा क्या होता है, इक्विटी बीटा होता है, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा है एसेट बीटा मतलब कि इक्विटी बीटा मतलब कि एसेट जो है कंपनी के अंदर वो केवल इक्विटी शेयर्स है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर इक्विटी बीटा वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब कि कंपनी में दोनों चीजें हैं, डेप्ट भी है और इक्विटी भी है, ठीक है। और अगर एसेट बीटा वर्ड लिखा गया है तो इस कंपनी में केवल क्या है, इक्विटी ही है, मैं ये वाली इक्विटी बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। तो फिर अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आएगा। तो इतना अपन, चलो ये क्वेश्चन भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बताओ भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डायरेक्टली कौन सा अफेक्ट नहीं करता, रिटर्न ऑन एसेट का कोई काम नहीं है, RM होता है, RF होता है, बीटा होता है, तो आंसर हो क्या हो गया, A, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस कर लो एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। सेक्शन A के छोटे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बट देखो थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो, है ना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन एम्बिग्यूअस हो सकते हैं, बाकी आपके 90, मैंने बताया 90 से 80 to 90% क्वेश्चन सही जाने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू।